बड़गाम में आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी कि एआईपी ने एक बड़ी जनसभा की। सभा में पार्टी नेता अबरार रशीद, जो कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अबरार रशीद ने कहा कि अगर 1987 के चुनावों में धांधली नहीं होती तो आज सैयद सलाउद्दीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कहा कि उस चुनावी धांधली ने कश्मीर की सियासत की दिशा ही बदल दी है और घाटी को अशांति की ओर धकेल दिया गया है। वहीं पीडीपी पर निशाना साधते हुए अबरार ने कहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर पीडीपी ने सिर्फ सत्ता के लिए जम्मू कश्मीर को बर्बादी की ओर धकेला है। और इस पर अबरार रशीद के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और कहा कि अगर किसी को 200 यूनिट चाहिए तो मीटर लगवाना पड़ेगा, अगर फायदा नहीं चाहिए तो ना लगवाएं। कल बिजली बिल बढ़ेगा तो कोई छूट नहीं मिलने वाली। 87 से कितने साल हो गए हैं, तब तो जिस शख्स ने तकरीर की थी वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। उनके वालिद साहब शायद स्कूल में थे। उन्होंने कहा था कि बारामूला सीट जीतने के बाद उनके वालिद छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। क्या 1987 की बात ना करें, पिछले साल की बात करें। बारामूला की नुमाइंदगी के लिए तो हमने चौधरी रमजान साहब को राज्यसभा भेजा है। हमने कुर्बानी दी है, हमने 1 लाख नौजवान दिए हैं और उसका अगर कोई जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है। सही बात नहीं है। आशिक अहमद बेबमती टिकवाओ करेंगे ड्रामस, आशिक थाना वोट, आशिक अहमद उमर साहब ने तो 2024 के इलेक्शन में 40 सीटें हमने दी, उनको दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? जोर से बोलो, दी कि नहीं दी? लेकिन आज हम उमर साहब से पूछना चाहिए, वो 370 कहाँ गया, वो 35 कहाँ गया, वो स्टेट कहाँ गया? आपने कहा था हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करेंगे। मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एक बार भी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर की बात की या नहीं की? नहीं की। 200 यूनिट बिजली वो कहाँ गया? 1 लाख नौजवान का रोजगार वो कहाँ गया? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपको यहाँ लोगों से वोट लेने का कोई हक नहीं है। तब तो जिस शख्स ने ये तकरीर की थी वो पैदा भी नहीं हुए थे। शायद उस वक्त उनके वालिद साहब स्कूल में थे। अब इस पे ना बार बार कोई बात करने, अब कोई नई बात करे ना। वो उन्होंने तो कहा था कि बारामूला की सीट जीतने के बाद उनके वालिद साहब रिहा हो जाएंगे। उनके वालिद साहब की रिहाई के लिए उन्होंने वोट मांगे थे। फिर क्या हुआ? बारामूला को एमपी मिला ही नहीं। वो कमी दूर करने के लिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को राज्यसभा भेजा, ताकि कम से कम शुमाली कश्मीर की वहां नुमाइंदगी हो। क्योंकि आज पार्लियामेंट में शुमाली कश्मीर की कहीं से नुमाइंदगी नहीं हो रही है। तो 87 की बात छोड़िए ना, अब वो पिछले साल की बात करें, जो वालिद साहब की रिहाई के लिए वोट मांगे गए और वो हुआ ही नहीं। वो उस चीज का जवाब दे, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। आबिद, आपको क्या लगता है, ये चुनाव तो इस तरीके से बना दिए जैसे हुकूमत ही बदल जाएगी? आबिद बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि आपने दोनों तरह के बयान सुने, अबरार रशीद का भी और सीएम उमर अब्दुल्ला का, उस पर जवाब भी। हालांकि इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी ताकत आजमा रही है। वही जो दीगर जमातें हैं, चाहे एआईपी हो या दीगर जमातें हैं, सब पूरी ताकत से इस मैदान में हैं। और जैसे कि कुछ रेफरेंडम हो, इस तरह से ये सियासी जमातें बड़गाम के इस दंगल में कूद पड़े हैं। हर कोई लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अबरार रशीद ने कल सऊदुक में एक रैली से खिताब करते हुए 1987 की बात की थी और उन्होंने साफ कहा था, अगर 1987 में रिगिंग नहीं होती तो सैयद सलाउद्दीन आज एमएलए होता। वो उन्होंने कहा था यूसुफ शाह से सलाउद्दीन बनने में 1987 का जो इलेक्शन था वो रिग हुआ था। अब आज जब सीएम उमर अब्दुल्ला से पूछा गया उस पर, तो उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो अब 1987 की बात ना करे, कुछ नया कहे। उन्होंने हालांकि जो इंजीनियर रशीद ने अपने वालिद
या इंजीनियर अबरार रशीद ने अपने वालिद के लिए जो कैंपेन चलाई थी, उसमें उन्होंने लोगों से मुतालबा किया था, अगर वो करेंगे मेरे वालिद जेल से छूट जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने उसे ही पकड़ लिया और वापस पलटवार किया कि वो जब 1987 हुआ था तब तो अबरार रशीद पैदा भी नहीं हुए थे। तो इस तरह के क्योंकि बयानबाजी हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं, साथ ही पलटवार भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आप क्या कहना चाहते थे मुख्यमंत्री, ये कह के कि वाले तो पैदा भी नहीं हुए थे, ये तो स्कूल में होंगे? यानी बिल्कुल ये तो साफ है अबरार रशीद की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कैसे ये बात कर सकते हैं। ये सब इसका मतलब निकाला जा सकता है क्योंकि अबरार रशीद भी इंजीनियर रशीद की कैंपेन चला रहे हैं या उसके जो एआईपी से जो मुंसलिक कैंडिडेट्स हैं उनके हक में वो कैंपेन चला रहे हैं, चाहे 2024 असेंबली की बात हो या बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात की बात हो। तो अबरार रशीद स्टार कैंपेनर के तौर पर एआईपी की रैली में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने उन्हें सीधे मुखातिब होकर कहा कि शायद वो उनकी एक्सपीरियंस कम है या जिससे उन्होंने कहा 1987 में क्या हुआ था, अबरार रशीद को क्या पता है क्या हुआ, तो ये सब शायद सीएम उमर अब्दुल्ला कहना चाहते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपकी जानकारी के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ये बयान सामने आया है अबरार का कि 87 में धांधली नहीं होती तो मुख्यमंत्री कोई और होता, पूरे तरीके से धांधली हुई थी। और इसी पर जानकारी के साथ फिरदौस बाबा एआईपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारिक भट्ट एनसी लीडर, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपने सुना बड़गाम और नगरोटा 2 जगह उपचुनाव चल रहे हैं, उसी को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया पूरे जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। सबसे पहले फिरदौस बाबा जी आप ही बता दीजिए, 1987 की बात कर रहे हैं सर, क्यों इतिहास में जा रहे हैं, अभी की बात क्यों नहीं हो रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे मदऊ करने के लिए, मुझे इस डिबेट में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। तो उसके बाद मैं उमर अब्दुल्ला से अदबन ये कहना चाहता हूँ, क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो हिस्ट्री से बिल्कुल बेखबर रहें? क्या उनका ये मानना है? इन्होंने जो धांधली की है 87 के इलेक्शन में, वही वजह रही कि हमने 1 लाख के करीब लोग गवाए, जो जिनको हमने अब्दी नींद सुलाया। ये बिल्कुल इसी वजह से था कि जो इक़्तिदार पे थे वहां पे 1987 में जिन्होंने इलेक्शन रिग किया, और मोहम्मद यूसुफ जो साहिबुक बड़गाम के थे, आज वो सैयद सलाउद्दीन नहीं बनते। अगर इन्होंने ये कांग्रेस से तब जाके कांग्रेस से उस टाइम पे कांग्रेस से मिलकर अगर उन्होंने धांधलियां नहीं की होती, ये उस पे पर्दा डालने के लिए उस पे कोई बात ना करे, इस पे ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप हिस्ट्री से दूर रहें, आप हिस्ट्री के पन्नों में ना झांकें, आप हिस्ट्री को ना पढ़ें। ये तो हकीकत है, रोज़े माशर की तरह ये हकीकत है कि जिस तरह से इन्होंने जीते हुए कैंडिडेट्स को हराया और फिर उसके बाद यहाँ पे इक़्तिदार की कुर्सियों पे आए और डेमोक्रेसी का बिल्कुल इन्होंने गला घोंटा था, तब रिगिंग करके एक बड़े से मैंडेट को ठुकराया था। लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया था उसके खिलाफ रिजल्ट्स आए थे, हालांकि इसमें बिल्कुल आपको सबूत भी हैं और उस तरह से इसको एंडोर्स किया गया था कि वहां पे रिगिंग हुई थी 87 के इलेक्शंस में। आप इस चीज को उमर अब्दुल्ला साहब नकार नहीं सकते हैं, ये उनकी बिल्कुल एक चलिए ठीक है, आपकी ही बात तो ऊपर रखते हैं सर। एक बात मुझे बता दीजिए, हमारे राजनेताओं को इतिहास चुनाव के समय पर ही क्यों याद आता है? ये सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं है, हम हर जगह देखते हैं, ये इतिहास उसी समय पर याद क्यों आता है? उससे पहले, उससे आगे, उससे पीछे क्यों नहीं? हम बार बार बात करते हैं, जिस तरह की बर्बादी यहाँ पे हुई उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ जरूर है, तो इस चीज से आप नकार नहीं सकते हैं। तो हिस्ट्री की पन्नों पे बात तो होगी, क्यों नहीं होगी, हमें करनी चाहिए। जो पास्ट में आपकी गलतियां होगी उनको उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि हम हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं। हाँ, हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे तो किन चीजों पे बात करेंगे? हम इन्हीं मेरिट्स पे बात करेंगे। ये वही उमर अब्दुल्ला साहब है, पहले तो ये यूटी में कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, फिर उसके बाद यूटी के ही ये चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी का भी कहीं ना कहीं सवाल है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि 2 जगहों पे मैं लड़ रहा हूं, जिस जगह पे मुझे सबसे ज्यादा वोट आ जाएंगे उस सीट को मैं रिटर्न करता हूं। बड़गाम से सबसे ज्यादा वोट मिले थे, तो इसी बड़गाम की निशिस्त को इन्होंने छोड़ा था, वहीं से रिजाइन किया। तो लोग इसका भरपूर जवाब देंगे, आने वाले इलेक्शन में कुछ दिन ही रह गए। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन से पहले वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे,
उन पे वो पूर्ण नहीं कर सके, तो लोग बिल्कुल जानते हैं, लोग इससे सवाल पूछेंगे और लोग इसका बदला भी जरूर देंगे जो 11 तारीख को यहाँ पे जी ज़िमनी इंतखाबात है। जी फिरदौस जी, तारिक जी बताइए, कह रहे हैं कि एक तो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, दूसरा जब वायदा किया था कि जहां से ज्यादा वोट आएंगे वो सीट रखेंगे, तो क्या कारण हुए, क्यों बर्बाद कर दिया गया जम्मू कश्मीर को? फिरदौस जी कह रहे हैं। प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। शुक्रिया सर। मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई को तारीख का पता ही नहीं है शायद। बात यह है कि जम्मू कश्मीर, ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। इनको इस बात का पता होना चाहिए था कि जब मन की आवाज बुलंद करना जुर्म था, जब बहू बेटियों की इज्जत सलामत नहीं थी, जब जोर जबरदस्ती की जुल्मतें छाई हुई थी, जब जमीनों के मालिक कश्मीरी नहीं थे, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं थे, तब कौन आया था जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा देने के लिए? उस वक्त शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसने जम्मू कश्मीर को नए सिरे से आबाद किया, नया कश्मीर प्रोग्राम लागू करके जम्मू कश्मीर को एक नई समझ दी और जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की के राह पे चल पड़ा था। और मैं ये कहता हूँ, ये किस मुंह से आज ये कहते हैं? मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे ही लोग थे जैसे ये अली शाह गिलानी, जैसे अब्दुल गनी लोन, यासीन मलिक, शबीर शाह, उमर फारूक साहब जो हैं, ये ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया। आज 370 जम्मू कश्मीर में अगर था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था, 35 से जम्मू कश्मीर में था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था। ये जम्मू कश्मीर को बनाने वाली पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक शख्सी निजाम से आजादी दिलवाई थी। आज इनको कम से कम थोड़ा सोचना चाहिए कि हम किन बुजुर्गों के खिलाफ बातें उठा रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी से जीना सिखाया और आजादी से रहना सिखाया, जमीनों का मालिक बनाया। और यहाँ मैं ये कहूंगा कि इन लोगों ने ही जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, मिलिटेंसी के नाम पर, आजादी के नाम पर इन्होंने ही तबाही और बर्बादी करने वाले यही लोग थे। आज मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में फिर वही दौर आए वापस पुराना, क्योंकि इन लोगों ने नौजवानों को भड़काया, इन लोगों ने ऐसी सूरत हाल पैदा कश्मीर में कर दी जिसकी सजा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान भुगत रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर पूरे मुसलमानों को बदनाम अगर किसी ने किया तो ऐसे लोगों ने किया है। और मैं समझता हूं कि इनको कम से कम अब अकल आ जानी चाहिए कि दुनिया को पटरी पे आने दीजिए, लोगों को रोजगार की जरूरत है, लोग बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग यहां पर मैं कहता हूं कि लोगों की ऐसी हालत है कि सुकून नहीं है किसी को, हर घर में मातम किसको, कौन लोग थे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाले? हमारा जम्मू कश्मीर आज भी अगर हिंदुस्तान के नक्शे पर है तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से है। और हम उस देश के अंदर रहते हैं जहां आपस में प्यार, खलूस, मोहब्बत, इखलाक है। और यहां पर इन लोगों ने पूरे देश के नाक में दम कर रखा था, तब जाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को आज इस किस्म की सजाएं मिल रही हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। फिरदौस जी कह रहे हैं आपने नाक में दम करके रखा था मिलिटेंसी के नाम पर, क्या हालात थे सब जानते हैं। मुझे तारिक साहब का बड़ा एहतराम है, मगर इनके जो लीडर हैं उमरुल्लाह साहब, अगर ये कहते हैं कि तारीख की पन्नों पे आप ना जाएं, आप 87 की बात ना करें, तो ये तो 40 की दहाई की बात कर रहे हैं, ये तो शेखुल्लाह साहब की बात कर रहे हैं, तो ये तो उनके कारनामे गिनवा रहे हैं। अगर हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है तो उनकी भी बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर तो अगर बात यहाँ पे 87 पे हो रही है, आप इस चीज को मान लीजिए, सईद अली शाह गिलानी को आपने बनाया क्योंकि तब तक वो इलेक्शन लड़ते थे, बिल्कुल आपकी तरह। आपने इतिहास उठाया था तो उन्होंने जवाब दिया है सर, उन्होंने, आप लोगों ने उठाया तो उन्होंने सिर्फ जवाब दिया है। पहला सवाल तो ये था कि आप लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए था, अगर उठा दिया तो फिर उस वक्त हालात थे उससे सब वाकिफ है। हम उठाएंगे क्यों? हम बिल्कुल, हम ब्लैक को ब्लैक कहेंगे और सफेद को सफेद कहेंगे। हम इनके कहने पे हम काले को सफेद नहीं कह सकते ना। जो हुआ है, जो गलत हुआ उसको गलत कहेंगे। वो कब भी हुआ हो, उसमें जाने की क्यों जरूरत नहीं है? क्या हमें हिस्ट्री में जाके इनकी जो हकीकत है वो क्या लोगों के सामने नहीं लाना चाहिए? हमारा तो इखलाकी फर्ज बनता है जब हम हिस्ट्री इख्तिलाफात में हैं, जब हम अपोजिशन में हैं। फिर दूसरी घटनाएं बता दीजिए, खोल दीजिए, नाम ले दीजिए, कौन सी ऐसी घटनाएं थी जिसमें लगा आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? उसका जवाब फिर देंगे तारिक साहब। मैं फिर तो गिनने में बराबर एक रात नहीं, आप कोई दो घटनाएं बता दीजिए सर। मैं तो रिसेंट की बात कर रहा हूँ, ये तो 200 यूनिट्स फ्री देने की बात नहीं, अब रिसेंट की बात नहीं, अब इतिहास की बात कीजिए। आपने ही कहा ना,
आप दो घटनाएं बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। पहले तो ये बताएं मुझे कि ये तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इनकी जमात, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे बन गई? ये इनके पास अगर प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था वो किसने गवाया? फिर चीफ मिनिस्टर पे आ गए। हमारा इनका नाम बदला नहीं सर, उस वक्त दिक्कतें क्या हुई थी, इन्होंने नाम क्यों बदला, क्या वो आपके लिए दुविधा है? नहीं वो जम्मू कश्मीर से किस बात को मतलब जम्मू कश्मीर को जो नुकसान हुआ वो क्या कारण थे? आप पूछ रहे हैं ना, सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये जवाब दे दे। वो नवियत ऐसी देखिए क्यों होगी? मैडम, देखिए प्रिया जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एलर्जी है, क्योंकि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी तब तक ऐसे कुछ लोग जो हैं इनका नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जान छिड़कते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ नर्क से निकाल कर स्वर्ग में लाया था। इसलिए आज जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं फिर उस दौर को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो आग लगी हुई है, इस वक्त जो तबाही बर्बादी है, इसको ठीक करने के लिए अभी बहुत सारी कुर्बानियां देने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर फिरदौस जी सुन लेते हैं, फिरदौस जी एक मिनट, तारिक साहब की बात सुन लेते हैं जी, बोलिए तारिक। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक तहिया किया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से अमन बहाल करना, जम्मू कश्मीर के अंदर आजादी से अपनी मन की आवाज लोग बुलंद कर सकें। आज अगर ये बोल रहे हैं तो आज इनको जो हक दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारे देश ने पूरा हक दिया है वो बोलने के लिए। और आज हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश के अंदर कब्रिस्तानों में सो गए, उसका जवाब दे दीजिए, उस पे बात कर लीजिए ना। किससे? आपकी पार्टी की रिगिंग की वजह से, जो आपने धांधलियां की। हमारी पार्टी ने कभी कोई रिगिंग नहीं की। अलबत्ता जब कोई हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद रिगिंग के बगैर कोई इल्जाम लगाने के उनके पास कोई बात नहीं होती है। 1987 की बात मैं बताता हूं आपको। अब वो जो इंजीनियर रशीद साहब के लड़के जो कहते हैं कि नहीं जी वो 1987 में रिगिंग नहीं होती तो यहाँ सलाउद्दीन चीफ मिनिस्टर होता, मैं कहता हूं कि ऐसी ही सोच अगर हम रखेंगे तो इसका मतलब हम खुद साबित कर रहे हैं कि आज भी हम हुर्रियत को जिंदा रखे हुए हैं। आज भी आप उन जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं। पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने पूरे देश के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सूली पे लटका के रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आज भी ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कभी स्पेयर नहीं करना चाहिए। जब कोई इनकी हार होती है तो ये कहते हैं रिगिंग हो गई। ये एक इल्जाम है। हारने के बाद और क्या इल्जाम लगाएंगे कि रिगिंग हो गई है? कोई 1987 में रिगिंग नहीं हुई। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट दिए, अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने, और इनके पास और कुछ नहीं था तो इन्होंने मिलिटेंसी चलाई। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर वो आग लगाई। इस वक्त में मुझे लगता है कि 1 लाख के करीब हमारी बहनों को बेवा बनाया, 5 लाख बच्चे यतीम बना दिए, और हजारों की तादाद में हमारे नौजवानों को जो ठीक है, सुन लेते हैं फिरदौस जी को। इन बातों की बात करो, इन चीजों पे बात करो। ये सोचो कि रोजगार कैसे मिलेगा, ये सोचो कि हमें बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें कहां से मिलेंगी। ये इनके पास लोगों के जज्बात भड़काने के बात तो सही कह रहे हैं ना फिरदौस जी। देखिए मुख्यमंत्री बदलने की बात हो रही है, लोगों की बात तो नहीं हो रही है, ये कहा ना आपने। और आपको कैसे पता होता अगर उस वक्त धांधली नहीं होती तो सैयद जी जो सलाउद्दीन है वो मुख्यमंत्री होते। लोग आवाम की बात कहीं नहीं है, ये हम देख, और ये सब सारी पार्टियों के लिए अपनी सत्ता की कुर्सी सजाने में लगे हैं सब लोग। किसको बदलना है, किसको लाना है, किसको गिराना है, किसको उठाना है, इनके पास और कोई काम नहीं है। हम आज कहते हैं वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे ना, वो तो मुख्यधारा का हिस्सा थे, वो तो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन लड़ रहा था। अगर लोगों ने वोट दिए होते, अली शाह गिलानी ने इलेक्शन लड़ा, अली शाह गिलानी इलेक्शन जीत गया। वो कैसे जीत गया? लोगों ने वोट दिए तो जीत गया। हमने नहीं कहा कि वहां रिगिंग हुई। तारिक साहब हमारे पास वक्त कम है, 30 सेकंड का जवाब फिरदौस जी दे देंगे, 30 सेकंड का जवाब आप दीजिएगा। समय सर समाप्ति की ओर है। बोलिए फिरदौस जी, पहले आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि वो इन्होंने अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने खड़ा कर दिया जिसकी ये बात कर रहे हैं अभी। हम उनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मगर यही लोग हैं
अगर 87 में इलेक्शंस की धांधली नहीं होती, अगर रिगिंग नहीं होती, ये नौबत नहीं आ जाते, वो हमारे ज्यादा से ज्यादा आपके असेंबली का हिस्सा होते, चाहे सैयद अलीशा जीते नहीं तो उसके बाद धांधली हो गई सर, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तक चल रहे हैं जो भी चुनाव जहां भी हो रहे हैं हर जगह ये आरोप लगते हैं। ठीक है फिरदौस जी, समय कम है सर, 30 सेकंड का जवाब तारिक जी से ले लेते हैं। ठीक है सर, हम देख रहे हैं हर जगह, जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, हर जगह यही आरोप लग रहे हैं कि जो पार्टी जीत जाती है ठीक रिजल्ट आए, वरना धांधलियां होती है। जी बोलिए, 30 सेकंड बोलिएगा तारिक सर। सर समय कम है हमारे पास, मानिए। हाथ जोड़ के इन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए अब हदीस और कुरान पर चलते हो तो खुदा के लिए हदीस और कुरान पे चलिए। जम्मू कश्मीर में अमन की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, नौजवान भटक रहा है, नशे को खत्म करने की बात कीजिए। मैं हाथ जोड़कर इनसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको सरकार पसंद नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि आप उसकी मदद करें, लेकिन लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात करें, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेरोजगार की वजह ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। हमारी माएं, बहनें, बहू, बेटियों की इज्जत सलामत रहे। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय हमारे पास इतना ही था। तो देखिए, तमाम पार्टियां आती हैं, सत्ता बदलती रहती हैं, उसके बाद रोजगार का मुद्दा उठता तो है बड़े जोरों शोरों से, लेकिन हर बार पक्ष विपक्ष यही आरोप लगाते हैं कि आपने नौकरियां नहीं दी, हमने नहीं दी। तो अब ये 2 सीटें हैं, बडगाम, नगरोटा, इन पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में तमाम तरीके के आरोप एनसी पर लग रहे हैं और सारी पार्टियों ने दम भरा है, जीत का अपने अपने तरीके से प्रचार चारों तरफ से जारी है।